हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान, मोशन मंच पर आपका स्वागत है बच्चों। तो बेटे आज अपन प्रतिरक्षा तंत्र का भाग 2 पढ़ने वाले हैं और इसमें अपन अध्ययन करेंगे यानी प्रतिरक्षा की एंटीबॉडी का। तो बच्चों अपन जो टॉपिक चल रहा है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये टॉपिक है प्रतिरक्षा। तो बताइएगा प्रीवियस लेक्चर में अपन ने किया क्या था। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटे अपन ने इसका इंट्रोडक्शन लिया था और नंबर 2 लिया था प्रतिरक्षा से संबंधित मटेरियल। तो बेटे इसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या आपको याद हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको याद करना है कि प्रतिरक्षा क्या है। तो प्रतिरक्षा क्या है बेटे कि शरीर में मौजूद ऐसी क्षमता जो हमें विभिन्न रोगों से बचाती है, उसे अपन क्या कहेंगे, प्रतिरक्षा। क्लियर हो गया। एक विज्ञान है बेटे प्रतिरक्षा विज्ञान, जिसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, प्रतिरक्षा का अध्ययन किया जाता है। अच्छा जल्दी से याद करो कि प्रतिरक्षा के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया। तो बेटे ऑप्शन दो आपको, लुईस पाश्चर, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर। तो जवाब क्या है आपके पास में, एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने बेटे वैक्सीनेशन के बारे में भी सबसे पहले बताया। तो उसके सम्मान में इस एडवर्ड जेनर को क्या किया जाता है, यानी फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। यहां तक भी क्लियर हुआ। फिर बेटे आपको याद रखना है कि जो प्रतिरक्षा होती है ये एंटीजन के अनुसार 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की, एक तो विशिष्ट होती है बच्चों और एक अविशिष्ट होती है। जो विशिष्ट होती है वो आपने याद कर लिया होगा कि यह प्रतिरक्षा एंटीजन के प्रति विशिष्ट होगी, और जो नॉन स्पेसिफिक होती है वह एंटीजन के प्रति विशिष्ट नहीं होती है। तो यहां तक भी क्लियर हुआ। दूसरा मेरा पार्ट था यानी प्रतिरक्षा से संबंधित पदार्थ। तो बेटे प्रतिरक्षा से संबंधित 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो उसमें पहला तो है यानी एंटीजन, और दूसरा अभी अपन कंप्लीट करेंगे जिसका नाम होगा एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। तो बेटे एंटीजन जो है जिन्हें प्रतिजन भी आप कहोगे, और ये एंटीजन पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन के बने होते हैं। और ये किस रूप में पाए जाते हैं। तो बेटे जो एंटीजन होते हैं ये एक रोगाणु या पैथोजन के रूप में पाए जाते हैं, जिसके अंदर सम्मिलित किया जाता है जीवाणु को, वायरस को या प्रोटोजोआ को। यहां तक भी क्लियर हुआ। उसके बाद में आगे अपन चलें तो बेटे दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है हमारे पास में एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी पदार्थ, और ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जो ब्लड के प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं, और लसिका उत्तकों से ये निर्मित होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू से ये निर्मित होते हैं, बी लिम्फोसाइट से भी ये बनते हैं। और बेटे ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन से क्रिया करके उन एंटीजन को नष्ट करते हैं। तो फिर बेटे इसकी संरचना पे बात आए तो प्रत्येक जो एंटीबॉडी है ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। इन श्रृंखलाओं को अपन 2 तो बड़ी होती है जिन्हें हैवी चेन कहेंगे, और 2 छोटी होती है जिसे लाइट चेन कहेंगे। यहां तक भी क्लियर हुआ। ये जो बेटे दोनों श्रृंखलाएं हैं ये वाई आकृति के रूप में प्रेजेंट होती है और आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर आगे बेटे अपन देखते हैं कि ये जो लाइट और हैवी चेन है, क्लियर, इसमें 2 तरह के स्थल पाए जाते हैं। एक तो होगा बेटे कांस्टेंट पार्ट जिसको सीपी कहा जाता है, और एक होता है वेरिएबल पार्ट जिसे वीपी कहा जाता है। जो सीपी पार्ट है वो अपरिवर्तनशील होता है इसका, और जो वीपी होता है वो परिवर्तनशील होता है। और इस भाग पर विशेष स्थल पाए जाते हैं बेटे जिन्हें अपन पेराटोप कहेंगे, और यही पेराटोप एंटीजन के एपिटोप से क्रिया करते हैं, और एपिटोप से क्रिया करके और फिर बेटे वहां पर बनाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये पेराटोप और एपिटोप जिस जगह पर मिलते हैं उसे एंटीजन बाइंडिंग साइट भी अपन वहां पर कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद में बेटे यहां अपन देखते हैं कि एंटीबॉडी के प्रकार। तो याद रखना मैं आपको यहां पर ये ध्यान रखना बेटे, यानी 5 प्रकार की एंटीबॉडी बताऊंगा, है ना, जिसको दिमाग के रूप में अपन याद करेंगे, यानी डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन, एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन, म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन, अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन और गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आइए बेटे अपन देखते हैं। ये तो थी अपने पास में एंटीबॉडी की संरचना। अब अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे बेटे यानी एंटीबॉडी के प्रकार।
अगला जो टाइप आता है ये टाइप रहेगा बेटे हमारे पास में एंटीबॉडी के प्रकार। तो एंटीबॉडी के प्रकार में यानी टाइप ऑफ एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी के प्रकार, प्रतिरक्षा नहीं होगी बेटे, प्रतिरक्षी के प्रकार। उसमें सबसे पहली है हमारे पास में यानी इसको कहेंगे बेटे आईजीडी, आईजीडी यानी इसको कहेंगे डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये ध्यान रखना बेटे, यानी ये कैसे याद करेंगे आप, याद करना यानी DEMAG मल्टीप्लाई बाय IG, मल्टीप्लाई बाय IG। तो ये 5 प्रकार की एंटीबॉडी आपके सामने आ जाएगी। यानी बेटे पहले तो होगी IG, तो यहां पर रहेगा इसे, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं बेटे। तो IgD ये पहले नंबर की होगी, फिर यहां पर IgE ये दूसरे नंबर की होगी, फिर बेटे यहां पर IgM ये तीसरे नंबर की होगी, फिर IgA ये चौथे नंबर की होगी, और IG और G ये 5वें नंबर की एंटीबॉडी होगी। तो पहले एंटीबॉडी तो बेटे नंबर 1 ये होगी, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 और ये नंबर 5। तो याद रख लें IG का माने क्या है, यानी दिमाग से दिमाग याद कर लेना बेटे, दिमाग DEMAG। तो दिमाग को IG से मल्टीप्लाई कर लेना। तो पहले नंबर की है IgD यानी डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया। दूसरे नंबर पर E है बेटे, तो IgE यानी एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया। तीसरे नंबर पर IgA यानी जो है IgM, तो बेटे म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया। चौथे नंबर पर है A, तो IgA यानी अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन, और चौथे 5वें नंबर पर है G, तो IgG यानी गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। तो बेटे आपको याद रखना है कि ये दिमाग से आपको 5 प्रकार की एंटीबॉडी याद हो जाएगी। ये नंबर 1 रहेगी, ये नंबर 2 रहेगी, ये नंबर 3 रहेगी, ये नंबर 4 रहेगी और ये नंबर 5 रहेगी। तो बेटे दिमाग से याद कर लेना, दिमाग, तो दिमाग इंटू IG है ना, यानी IG को दिमाग से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 प्रकार की एंटीबॉडी आपके सामने आएगी। और वो एंटीबॉडी के बेटे यहां पर अपन देखेंगे कि पहले तो इसकी परसेंटेज क्वांटिटी क्या रहेगी, फिर उसकी उपस्थिति क्या रहेगी, और उपस्थिति के बाद में बेटे इनका फंक्शन यानी कार्य क्या रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है, कई बार बेटे यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि एंटीबॉडी को कैसे याद करोगे, दिमाग DEMAG। तो बेटे दिमाग, तो ये 5 प्रकार की एंटीबॉडी आ जाएगी। और एंटीबॉडी को सामान्यतः आप IG कहते हैं, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। तो आप देखिएगा कि पहले नंबर पर है डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन। बेटे ये पूरी एंटीबॉडी का मात्र 1 से 3% होती है। तो परसेंटेज क्वांटिटी आपको याद हो जाएगी कि ये 1 से 3%। लेकिन अब देखना यह है कि बेटे ये पाई कहां जाती है, ये हमारी बॉडी में कहां पर बनती है। तो फिर याद रखना लिम्फोटिक सेल्स की सतह पर यह पाई जाती है, यानी लिम्फोटिक कोशिकाएं, यानी बेटे ऐसी कोशिकाएं जो लसिका उत्तक में पाई जाती है, उन कोशिकाओं को कहा जाता है लसिका उत्तक सेल या लसिका कोशिकाएं। तो ये जो डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन है, डी का माने क्या बनेगा बेटे, डेल्टा। तो ये लसिका उत्तकों की जो कोशिकाएं हैं उनकी सतह पर पाई जाती है। इनका जो आणविक भार होता है बेटे, मॉलिक्यूलर वेट, ये 1,85,000 डाल्टन रहेगा। डी का मतलब क्या होता है बेटे, तो डी का मतलब होता है डाल्टन। डी का मतलब याद कर लेना डाल्टन। तो ये तो याद हो तो कर लेना बेटे। तो इसका है 1,85,000 डाल्टन। और इसमें जो पेराटोप पाए जाते हैं ये मात्र कितने होते हैं, 2 होते हैं। यानी बेटे पेराटोप ये होते हैं कि जहां पर इसकी जो श्रृंखला होती है, तो श्रृंखला में यहां पर इस तरह से ये श्रृंखला है, तो यहां पर जब एंटीजन जुड़ेगी तो इसकी जगह पर बेटे आप ध्यान से देखिएगा, तो इस तरह से यहां पर मात्र केवल कितने पेराटोप मिलेंगे आपको, यानी केवल 2। तो देखो एक तो ये वाला पेराटोप है और दूसरा ये वाला पेराटोप है। तो यहां आप देख लीजिएगा कि इसमें पेराटोप की संख्या मात्र कितनी होगी, 2 होगी, ये ध्यान रखना। तो ये एंटीबॉडी है जो लसिका कोशिकाओं की सतह पर ये बनती है।
1,85,000 इसका अणुभार होता है और इसमें पैराटोप मात्र 2 होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है बेटे बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करती है। किसके लिए सक्रिय करती है? तो याद रखना इसका काम है एंटीबॉडी निर्माण के लिए, यानी इसको जो ये सक्रिय करती है बेटे, क्योंकि आगे चलकर ये यहां पर, ये ध्यान रखना, आगे चलकर बेटे यहां पर ये प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी तो ये बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करेगी, क्योंकि पाई कहां जाती है? तो ये पाई जाती है लिम्फोसाइट की सतह पर। तो बेटे यहां हमारे पास में पहले नंबर की एंटीबॉडी है जिसको आप याद करेंगे डी से, है ना, यानी डी का माने क्या है? डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये तो डी की फुल फॉर्म हो गई। फिर इसकी उपस्थिति क्या याद रहेगी? तो याद रखना लिम्फोसाइट कोशिकाओं की सतह। ये जो लसिका उत्तक होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, तो वहां पर बेटे लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये जो एंटीबॉडी होती है ये लसिका कोशिकाओं की सरफेस पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में बेटे आपको याद रखना है कि ये जो एंटीबॉडी है ये बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करने का कार्य करती है। तो पहली एंटीबॉडी तो क्लियर होगी हमारे पास में डेल्टा। दूसरे नंबर पर बेटे ई आ रहा है, तो ई का माने क्या होगा? एप्सिलॉन। ये याद रखना है, ई का मतलब होता है एप्सिलॉन। तो ये दूसरे नंबर की एंटीबॉडी है जिसका नाम है आईजीई। तो आईजीई को कहते हैं बच्चे एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि याद कर लेना कि यहाँ आईजी से क्या मतलब है? ये जितने भी आईजी जो लिखे हुए हो ना बेटे यहाँ पर, तो आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ये याद रखना, यानी आईजी का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये हर उसके पहले लगेगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे कि यहां पर आईजी का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो दूसरे नंबर पर आ रहा है बेटे, यानी दिमाग का ई आ रहा है, तो ई का मतलब क्या याद हुआ आपको? एप्सिलॉन। तो यहां आप देख लीजिएगा एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन। अब ये मात्र होती है 0.05 mm, यानी इसको आप कह सकते हो यानी न्यूनतम। ये याद रखना बेटे, न्यूनतम मात्रा में पाई जाने वाली WBC अगर कोई है तो ये WBC है एप्सिलॉन। ये भी क्वेश्चन आता, अभी मैं बताऊंगा मैक्सिमम कौन सी होगी और मिनिमम कौन सी होगी। तो न्यूनतम तो पता लग गया बेटे आपको कौन सी है? IgE, जिसको एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। अब देखो ये कहां मिलेगी? तो बेटे ये पाई जाती है मास्ट कोशिका में, ये पाई जाएगी बेसोफिल कोशिकाओं में। अब ये दोनों समझो बेटे, जो मास्ट सेल होते हैं ना, ये होती है कनेक्टिव टिश्यू में। तो यहां मैं बता देता हूं आपको कि इसमें जो मास्ट सेल है ये तो मिलेगी यहां पर कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू। और जो यहां पर दूसरी बेसोफिल सेल है, बेसोफिल, ये आपको मिलेगी ब्लड में, ये आपको देखने को मिलेगी बेटे ब्लड में। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये जो एप्सिलॉन है ये एक तो मास्ट कोशिकाओं में पाई जाती है और एक पाई जाती है बेसोफिल सेल में। बेटे मास्ट कोशिकाएं, तो यहां मैं आपको बता रहा था कि मास्ट सेल जो है बहुत ही मोस्ट कॉमन कोशिका होती है जो संयोजी ऊतक में पाई जाती है। और आपको WBC का तो पता होगा, इसे एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, तो यहां पर ये बेसोफिल में पाई जाती है। तो एप्सिलॉन के बारे में याद कर लेना कि न्यूनतम मात्रा में पाई जाने वाली WBC है और ये संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाएं और बेसोफिल की जो है WBC की बेसोफिल सेल में ये पाई जाती है। मोलिकुलर वेट बेटे 1,28,000 डाल्टन है और इसमें पैराटोप की संख्या भी कितनी है? 2। जैसे इसमें 2 पैराटोप है, इसे यहां पर भी 2 ही पैराटोप होंगे। उसके बाद में इसका फंक्शन देखो, तो ये मास्ट सेल को सक्रिय करती है। तो एक काम तो इसका ये हो गया बेटे, यानी मास्ट कोशिकाएं जो आगे चलकर हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन, ये 3 प्रकार के पदार्थ का निर्माण करती है मास्ट कोशिका। हिपेरिन बेटे रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है और सीरोटोनिन ये रुधिर वाहिनियों में संकुचन उत्पन्न करता है और हिस्टामिन ये रुधिर वाहिनियों में अनुशीतलन उत्पन्न करता है और एलर्जी से संबंधित भी है। तो बेटे मास्ट कोशिकाओं को सक्रिय करती है और साथ में दूसरा फंक्शन है एलर्जी से सुरक्षा भी देती है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा? हिस्टामिन। तो हिस्टामिन बेटे एंटी एलर्जिक मटेरियल होता है जो एलर्जी से सुरक्षा प्रदान करता है और साथ में परजीवी से सुरक्षा भी प्रदान करती है। क्योंकि बेटे यहां पर जो मास्ट सेल है,
मास्ट सेल में आगे कुछ कोशिकाएं भी होती है, यानी लिम्फोसाइट वगैरह है, बेसोफिल सेल है, तो ये परजीवी से सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो 3 फंक्शन इसके हैं, एक तो मास्ट कोशिकाओं को सक्रिय करना जो संयुजतक में पाई जाती है, दूसरा एलर्जी से सुरक्षा, यानी अति संवेदनशीलता अगर बॉडी में आ जाती है तो उस घटना को अपन एलर्जी कहते हैं, तो उससे ये सुरक्षा प्रदान करती है, और तीसरा बेटे कई सारे अगर वायरस वगैरह बॉडी में आ जाता है, कोई परजीवी बॉडी में आ जाता है तो उससे भी ये सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये तो था अपन पास में नंबर 2। नंबर 3 है बेटे आईजीएम, यानी तीसरे नंबर की अपन आएंगे। तो एम का माने होता है बेटे म्यू, तो अपने दिमाग के रूप में जमा रखा है इसे, तो पहले तो डी आया है, फिर ई आया है, फिर एम आया है, तो एम का माने होता है बेटे म्यू। अब इसका फुल फॉर्म है म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन, और ये इसकी क्वांटिटी है, यानी 5 से 10% के रूप में ये पाई जाती है, 5 से 10%। तो ये ध्यान रखना बेटे, यानी पहले वाली तो 1 से 3% है, ये 0.05% है जो न्यूनतम है, और ये 5 से 10% है। अब देखो ये कहां मिलेगी, तो एक तो ये मिलेगी बेटे ब्लड प्लाज्मा में, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे रक्त के 2 भाग होते हैं बेटे, एक तो तरल भाग होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा सॉलिड भाग होता है जिसे रुधिर कणिकाएं कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन है ये रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है या रक्त के तरल भाग में पाई जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना, ये ओल्डेस्ट है, यानी सबसे पहले बनती है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बनती है, और फिर लिखा हो बेटे एंड फर्स्ट जेनरेट एंटीबॉडी ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, यानी बेटे संक्रमण के दौरान प्रथम उत्पन्न होने वाली एंटीबॉडी। यहां लिख देता हूं बेटे मैं, यानी संक्रमण के समय प्रथम उत्पन्न एंटीबॉडी। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यानी फर्स्ट जेनरेट एंटीबॉडी ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। बेटे इसका हिंदी मैंने यहां लिख दिया कि संक्रमण के समय प्रथम उत्पन्न होने वाली एंटीबॉडी है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है बेटे कि सबसे पुराने, क्योंकि जो सबसे पहले बनेगी वो सबसे पुरानी होगी, याद रखना। तो बेटे ये एंटीबॉडी जैसे संक्रमण होता है किसी भी रोगाणु से, तो बेटे रोगाणु से संक्रमण होते ही हमारे ब्लड में सबसे पहले बनने वाली जो एंटीबॉडी है वो म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन है, और सबसे पहले बनती है, इसी कारण से बेटे इसको सबसे पुरानी एंटीबॉडी भी इसको कहा जाता है, यानी सबसे पहले बनती है तो फिर ये सबसे पुरानी भी होती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बेटे कि सबसे पहले बनने वाली है और साथ में सबसे पुरानी एंटीबॉडी है, और साथ में इसका मॉलिक्यूलर वेट 9,60,000 होता है बेटे, और साथ में इसका पैराटोप की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद करना है कि बेटे म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन जो उत्पन्न कहां पर है, ब्लड प्लाज्मा में ये प्रेजेंट है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है कि जैसे संक्रमण होता है तो संक्रमण के समय सबसे पहले उत्पन्न जो एंटीबॉडी होगी तो ये एंटीबॉडी बेटे ये म्यू एंटीबॉडी होगी। अब सबसे पहले उत्पन्न होगी तो फिर याद रखना बेटे सबसे पहले उत्पन्न होगी तो सबसे पुरानी भी होगी, इतना याद रखना। तो सबसे पुरानी और संक्रमण के दौरान सबसे पहले उत्पन्न होने वाली एंटीबॉडी है। और इसकी एक और विशेषता क्या है कि बेटे इसमें जो नंबर ऑफ पैराटोप होते हैं ना, इस तरह से, यहां तो मैंने 2 बनाए जहां पर एंटीजन जुड़ता है, तो बेटे पैराटोप तो एंटीबॉडी से संबंधित होते हैं और एपिटोप एंटीजन से संबंधित होते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ पैराटोप होंगे ना वो 10 होंगे बेटे, यानी 2-3 भी नहीं होंगे, पूरे 10 होंगे, यानी सबसे ज्यादा पैराटोप रखने वाली एंटीबॉडी है। तो यहां पर नंबर ऑफ पैराटोप कितने बेटे, 10, और 10 को मैंने क्या लिख दिया, मैक्स। मैक्स का माने ये अधिकतम होंगे। यहां तक क्लियर। अब इसके फंक्शन देखो, तो सबसे पहले तो ये प्रथम सुरक्षा पंक्ति का निर्माण करती है, प्रथम सुरक्षा पंक्ति, यानी बेटे मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे ही संक्रमण होता है तो संक्रमण के समय सबसे पहले एंटीबॉडी जो बनती है या जहां पर हमें सुरक्षा देती है वो यही है। तो ये हमारे शरीर की क्या बनाएगी, प्रथम सुरक्षा पंक्ति भी बनाती है, इतना आपको याद रखना है। दूसरा, सुरक्षा के समय यह सबसे पहले यानी सर्वप्रथम उत्पन्न होती है, सुरक्षा के समय सर्वप्रथम उत्पन्न होती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बेटे,
प्रथम सुरक्षा पंक्ति का निर्माण भी करती है और साथ में सुरक्षा के समय या फिर संक्रमण के समय, यानी सुरक्षा ले लो या संक्रमण के समय बेटे ये सबसे पहले उत्पन्न होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये एंटीबॉडी हमारे पास में IgM। तो बेटे अभी तक अपन 3 प्रकार के एंटीबॉडी को पढ़ चुके हैं, तो याद रखना पहले डेल्टा है, फिर एप्सिलॉन है और फिर म्यू है। बेटे जो डेल्टा है वो लिम्फोसाइट सेल की सतह पर पाई जाती है, एप्सिलॉन है ये मास्ट और बेसोफिल में पाई जाती है, और जो म्यू है ये ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। लेकिन बेटे ये जो एप्सिलॉन है ये न्यूनतम होती है, याद रखना, और एलर्जी से हमें सुरक्षा देती है, और जो म्यू है ये बेटे ब्लड प्लाज्मा में मिलती है, सबसे पुरानी है और संक्रमण के समय सबसे पहले उत्पन्न होती है। उसके बाद में आगे बढ़े अपन बेटे, तो अगली जो एंटीबॉडी आएगी हमारे पास में चौथे नंबर की, वो होगी IgA। और ये तो याद रख लेना बेटे, यानी यहां पर DEMAG, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन किससे, यानी IG से, मल्टीप्लाई इसको करते हैं IG से। तो ये तो पहले नंबर की है, ये दूसरे नंबर की है, ये थर्ड, ये 4 और ये 5th। तो बेटे ये तो अपन वहां पर पढ़ चुके हैं। अब चौथे नंबर पे पर आए अपन, तो वह है IgA। ए का माने बेटे अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन, अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन, और इसकी क्वांटिटी आपको याद रखना है। तो ये क्वांटिटी मात्र कितनी है, 10%। 5 से 10 वो होती, तो इसकी क्वांटिटी है 10%। अब देखो बेटे ये कहां मिलेगी आपको, तो सबसे पहले मिलेगी कोलोस्ट्रम मिल्क में, कोलोस्ट्रम मिल्क में। ये बेटे पीला गाढ़ा दूध होता है, ध्यान रखना, पीला गाढ़ा प्रथम दूध, प्रथम दूध, यानी बेटे ये मैंने प्रथम क्यों लिखा, ध्यान रखना, पीला गाढ़ा प्रथम दूध, यानी जब शिशु जन्म होता है तो शिशु जन्म के 1 या 2 दिन तक बेटे पीले रंग का और गाढ़े रंग का दूध स्त्रावण किया जाता है माता के द्वारा, या जो भी शिशु जन्म होता है जिसके द्वारा, तो उस दूध को कहा जाता है कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम मिल्क। तो ये एक तो पीला और गाढ़ा, तो बेटे कोलोस्ट्रम दूध में पाई जाती है IgA, IgA। तो ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा अलावा बेटे ये आंसू में पाई जाती है और सलाइवा में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे ये अधिकतर क्वेश्चन आता है कि ये कहां कहां पर मिलती है। तो कोलोस्ट्रम दूध में पाई जाती है, हमारे आंसू में पाई जाती है और हमारे सलाइवा में पाई जाती है। सलाइवा यानी लार, तो लार में पाई जाने वाली एंटीबॉडी भी याद कर लेना बेटे। तो एक तो ये कहां कहां 3 जगह पर है, तो एक तो ये कोलोस्ट्रम में पाई जाती है, आंसू में पाई जाती है, सलाइवा यानी लार में पाई जाती है, और वेजाइनल सेक्रेशन में भी पाई जाती है बेटे, यानी योनि स्त्रावण में भी ये पाई जाती है, योनि स्त्रावण, वेजाइनल सेक्रेशन, तो वहां पर भी ये पाई जाती है। तो बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर इसकी अक्रेंस पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक तो गाढ़े पीले रंग के दूध कोलोस्ट्रम में पाई जाती है, जो माता के दूध से बच्चों को मिलता है, और यही कारण है कि बच्चों को माता का जो शुरुआत का दूध होता है बेटे वो पिलाना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनकी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा, क्योंकि उस दूध में एक विशेष एंटीबॉडी पाई जाती है और उस एंटीबॉडी का नाम है IgA। एक तो ये याद रखना। दूसरा आप देखिएगा बेटे कि यहां पर ये आंसुओं में भी पाई जाती है और ये लार में भी पाई जाती है, तो ये भी वहां पर रोगाणु, देखिए बेटे कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे मान लेते हैं आंसू में ये एंटीबॉडी है तो ये भी रोगाणु को नष्ट करेगी, लार में एंटीबॉडी पाई जाती है तो ये भी रोगाणु को नष्ट करने का कार्य करती है। तो एक तो कोलोस्ट्रम में पाई जाती है, आंसुओं में पाई जाती है, लार में पाई जाती है, और एक बेटे जो महिलाएं होती है उनके वेजाइनल सेक्रेशन यानी योनि स्त्रावण के अंदर भी ये मिलती है। तो 4 जगह पर इसकी अक्रेंस आप देखोगे। एक तो कहां देखोगे बच्चों, तो एक तो बेटे ये पाई जाती है यानी दूध में, लेकिन दूध कौन सा, कोलोस्ट्रम, ये आंसुओं में पाई जाती है, ये लार में पाई जाती है, और छोटी ये वेजाइनल या योनि स्त्रावण में पाई जाती है। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, अधिकतर क्वेश्चन यहां से आता है कि गाढ़े पीले रंग के दूध कोलोस्ट्रम में या सलाइवा में यानी लार में या आंसुओं में पाई जाने वाली एंटीबॉडी का नाम बताओ। तो इस एंटीबॉडी का नाम आप याद रखना IgA यानी अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका आणविक भार बेटे 1,70,000 होता है, और इसमें पैराटोप की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यानी पैराटोप वैसे होंगे बेटे कि यहां पर जैसे इस तरह से
ये देखिएगा, तो यहां पर ये पेराटोप हैं, तो पेराटोप बेटे 1 2 3 और 4, तो ये इसमें पेराटोप पाए जाते हैं जिनकी संख्या 4 होगी। फंक्शन आप देख लीजिएगा, तो पहला फंक्शन है शरीर अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, यानी बेटे जैसे लार के अंदर आइए तो ये हमारे जो है अंग है उनमें एंटीबॉडी यानी रोगाणुओं को आगे नहीं जाने देगी। तो एक तो शरीर अंगों की सतह को सुरक्षा प्रदान करना है और शरीर के भीतर आए पैथोजन से सुरक्षा करना है। पैथोजन का माने रोगाणु, तो शरीर के भीतर आए रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें कि बेटे एक तो शरीर के अंगों से जो है उनकी सुरक्षा करेगी, और अगर बाय द वे शरीर के भीतर कोई रोगाणु आ भी गया तो उसे भी ये हमारे शरीर से उसकी सुरक्षा करेगी। तो ये ध्यान रख ले बेटे, ये था हमारे पास में IgA। तो IgA का माने क्या है? अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन। तो अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि 10% होते हैं बेटे क्वांटिटी में, और इसकी अक्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना, मैंने स्टार लगवा दिया और जहां जहां स्टार लगवा दे वो याद कर लेना हमेशा। तो बेटे अक्रेंस में एक तो दूध है गाढ़ा जिसको कोलोस्ट्रम कहेंगे, आंसू है, लार है और योनि स्त्राव है, वहां पर ये पाई जाती है। काम इसका ये है कि अंगों की सतह पर ये उनकी सुरक्षा करती है, और शरीर के भीतर अगर कोई रोगाणु आ जाता है तो उन रोगाणु से भी हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। यहां तक क्लियर। अब हमारे पास में अब आते बेटे 5वें नंबर की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये दोनों तो याद करना इसे बेटे, IgA और IgG। तो इसके IgG का माने क्या है? गामा, तो इसको आप क्या कहोगे? गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। अब देखो बेटे ये पाई जाती है 75 से 80%। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है, यानी सर्वाधिक संख्या में। तो मैक्सिमम क्वांटिटी में बेटे जो एंटीबॉडी होती है उसका नाम है यानी गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। ये मात्र जो है 75 से 80, जबकि म्यू जो है बेटे याद रखना वो कितनी होती है? मात्र 0.05% होती है। तो वो सबसे न्यूनतम होती है, और ये आपको याद रखना है गामा इम्यूनोग्लोबुलिन ये सबसे ज्यादा। अब देखो बेटे ये कहां कहां पर देखने को मिलेगी, तो एक तो ये ध्यान रखना ये प्लेसेंटा द्वारा माता से भ्रूण में स्थानांतरित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटे याद रखना कि जब अपन प्रतिरक्षा पढ़ेंगे तो प्रतिरक्षा में बेटे एक होगी यहां पर पेशी वाली निष्क्रिय प्रतिरक्षा, और प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि माता के शरीर से भ्रूण को जाने वाली प्रतिरक्षा है। तो माता के शरीर से प्लेसेंटा के द्वारा ये जो गामा इम्यूनोग्लोबुलिन होती है ये भ्रूण को स्थानांतरित होती है। तो एक तो ये याद रखना। उसके अलावा सबसे सामान्य पाए जाने वाली और सबसे छोटी एंटीबॉडी है, और इसका अणुभार मात्र कितना होता है? 1,46,000 ही होता है। तो बच्चों याद कर लेना कि प्लेसेंटा के द्वारा माता से भ्रूण में ट्रांसफर होने वाली प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी उसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, और ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटीबॉडी है और सबसे छोटी एंटीबॉडी भी इसे माना जाता है। इसका कार्य ये है कि ये बेटे भ्रूण को शक्ति प्रदान करती है या उसे प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माता से भ्रूण को दी जाने वाली प्रतिरक्षा का नाम क्या है? तो जवाब है गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। माता के दूध से भ्रूण या बच्चे में जाने वाली प्रतिरक्षा का नाम क्या है? तो वह है अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन। तो बेटे कोलोस्ट्रम दूध में या लार में या आंसुओं में उसमें पाई जाती है एंटीबॉडी, वो तो अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन है। और जो माता से प्लेसेंटा के द्वारा अभी जन्म नहीं हुआ है भ्रूण का, है ना, तो माता से प्लेसेंटा के द्वारा उसके भ्रूण में जो प्रतिरक्षा दी जाती है तो यह प्रतिरक्षा होती है गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। तो यहां तक क्लियर। तो ये था बेटे हमारे पास में टाइप ऑफ एंटीबॉडी। आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगला पार्ट हमारा आता है, अगला पार्ट नंबर 3 पार्ट आएगा बेटे, यानी ये पार्ट आएगा प्रतिरक्षा की उत्पत्ति। प्रतिरक्षा की उत्पत्ति, प्रतिरक्षा की उत्पत्ति। तो प्रतिरक्षा की उत्पत्ति में यहां बेटे अपन देखेंगे कि प्रतिरक्षा की उत्पत्ति कैसे होगी। ये उत्पत्ति होते बेटे बोन मैरो से, बोन मैरो, ये क्लियर। अब बोन मैरो में बेटे कुछ सेल होती है जिसे स्टेम सेल आप कहेंगे, स्टेम सेल या फिर मायोब्लास्ट सेल। और स्टेम सेल आगे चलकर बेटे ये कन्वर्ट होती है
लिम्फोपोइटिक सेल से, लिम्फोपोइटिक सेल। और ये जो लिम्फोपोइटिक सेल है ये बेटे यहां पर ये दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना। लिम्फोपोइटिक सेल एक तो टी लिम्फोसाइट होती है और एक बी लिम्फोसाइट होती है। तो यहां आप ध्यान से देख लें कि सबसे पहले प्रतिरक्षा की उत्पत्ति कैसे होगी। बेटे ये हमारे पास में बोन मेरो है, बोन मेरो की कौन सी कोशिकाएं, यानी स्टेम सेल, जिसको आप कह सकते हो मायोब्लास्ट सेल, मायोब्लास्ट सेल। और मायोब्लास्ट सेल बेटे आगे चलकर ये कन्वर्ट हो जाती है लिम्फोपोइटिक सेल में। और ये जो लिम्फोपोइटिक सेल है ये दो प्रकार की होती है, एक तो टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। तो अच्छी तरह से एक बार देख ले बेटे कि प्रतिरक्षा की जो उत्पत्ति है ये उत्पत्ति किसके माध्यम से होगी, लिम्फोसाइट की उत्पत्ति के माध्यम से होगी। तो यहां आप देखें कि सबसे पहले तो ये रेड बोन मेरो रहेगा। रेड बोन मेरो की बेटे कौन सी कोशिकाएं, स्टेम सेल या मायोब्लास्ट सेल। और ये स्टेम सेल और मायोब्लास्ट सेल जो है ये बेटे आगे चलकर कौन सी कोशिकाएं बनाएगी, तो इनका नाम होगा लिम्फोपोइटिक सेल, लिम्फोपोइटिक कोशिकाएं। ये याद रखना बेटे, लिम्फोपोइटिक कोशिकाएं। और ये लिम्फोपोइटिक कोशिकाएं ये दो प्रकार की होगी, पहले तो लिम्फोसाइट सेल और दूसरी होगी बेटे टी लिम्फोसाइट सेल। यानी पहले नंबर की तो बेटे टी लिम्फोसाइट सेल याद रखना और दूसरे नंबर की बी लिम्फोसाइट सेल। तो ये है प्रतिरक्षा की उत्पत्ति। तो अच्छी तरह से समझ लें कि प्रतिरक्षा की उत्पत्ति कहां से होती है, बोन मेरो से होती है। बेटे बोन मेरो में मायोब्लास्ट सेल होती है जिन्हें स्टेम सेल कहते हैं, यह आगे चलकर लिम्फोपोइटिक सेल बनाती है। और ये जो लिम्फोपोइटिक सेल है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो टी लिम्फोसाइट और एक बी। अब आइएगा इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है। तो इन दोनों में बेटे डिफरेंट अगर आप देखेंगे तो पहला डिफरेंट जो देखेंगे बेटे थाइमस ग्लैंड में विकसित होती है, जबकि ये जो विकसित होती है ये केवल बोन मेरो में ही विकसित हो जाती है। तो बेटे अगर टी को टी क्यों कहते हैं, बी को बी क्यों कहते हैं, तो याद रखना कि टी लिम्फोसाइट बनती बोन मेरो में है, लेकिन वहां से बेटे अगर ये थाइमस में आकर विकसित होती है तो इसे टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। और जो बोन मेरो के अंदर ही विकसित होती है तो उसे बी लिम्फोसाइट कहा जाएगा। तो टी लिम्फोसाइट तो थाइमस ग्लैंड में, इसी वजह से बेटे जो थाइमस ग्रंथि है ना इसको टी लिम्फोसाइट का स्कूल कहा जाता है। यानी जो थाइमस ग्रंथि है इसे टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि थाइमस ग्रंथि के अंदर ही जो है टी लिम्फोसाइट विकसित होती है। और बी कहां होते बेटे, बोन मेरो में। उसके बाद में इसका जो जीवन काल होता है बेटे, इसका जीवन काल लगभग 30 दिन का होता है, जबकि इसका जीवन काल जो होता है वो मात्र 5 से 7 दिन का होता है। तो ये अंतर भी याद कर लेना कि टी लिम्फोसाइट का जीवन काल तो बेटे लगभग 30 दिन का होता है और बी लिम्फोसाइट का जो जीवन काल होता है वो 5 से 7 दिन का होता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर याद रखना ये सीएमआई या सेलुलर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। प्रतिरक्षा प्रदान, बेटे मैं अभी दो तरह की प्रतिरक्षा बताऊंगा आपको, एक तो सीएमआई और एक एचएमआई। तो ये जो टी लिम्फोसाइट है याद रखना ये कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जबकि वो एचएमआई है बेटे तो वह हुमोरल या तरल प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ सीएमआई का मान होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मैं आगे बताऊंगा बेटे। और एचएमआई का मतलब होता है हिम मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो ये जो टी लिम्फोसाइट है ये कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जबकि ये एचएमआई यानी हुमोरल प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जिसे तरल प्रतिरक्षा या रक्तीय प्रतिरक्षा भी आप कहेंगे। तो बेटे देख लीजिएगा, यानी टी लिम्फोसाइट का मतलब थाइमस ग्लैंड में विकसित और बी लिम्फोसाइट का माने बोन मेरो में विकसित। इसका जीवन काल 30 दिन का, इसका जीवन काल 5 से 7 दिन का। बेटे ये कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रदान, ध्यान रखना सेलुलर का माने होता है कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रदान, और ये हुमोरल यानी तरल प्रतिरक्षा प्रदान करती है। बेटे ये क्या करती है, यानी ये एंटीबॉडी के निर्माण के लिए बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करती है। एंटीबॉडी निर्माण के लिए बी लिम्फोसाइट को प्रेरित, ये याद रखना। यानी बेटे इसका काम है कि ये जो टी लिम्फोसाइट है ये बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करते हैं, किसके लिए, एंटीबॉडी के निर्माण के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगी तो बेटे बी लिम्फोसाइट जो है
एंटीबॉडी का निर्माण भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि एंटीबॉडी का निर्माण बी लिम्फोसाइट करती है, लेकिन उसे प्रेरित कौन करता है, तो उसे प्रेरित करती है टी लिम्फोसाइट। तो यहां तक क्लियर। लेकिन बेटे ये जो बी लिम्फोसाइट है ये तो सीधे ही क्या बनाएगी, एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक। तो बी लिम्फोसाइट तो सीधा एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन उसे प्रेरित किया जाता है किसके द्वारा, यानी टी लिम्फोसाइट के द्वारा। तो बच्चों एक बार और आप डिफरेंस देख लें कि प्रतिरक्षा उत्पन्न कैसे होती है। तो प्रतिरक्षा की जो उत्पत्ति है ये बोन मैरो में होती है बेटे। बोन मैरो की किन कोशिकाओं से होती है, तो स्टेम सेल या मायोब्लास्ट से होती है। और ये मायोब्लास्ट कोशिकाएं विभाजित होकर क्या बनाते हैं, लिम्फोपोइटिक सेल बनाती है। और ये जो लिम्फोपोइटिक सेल है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। अब इनके नाम के आधार पर याद कर लेना कि टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में विकसित और बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में विकसित। बेटे टी लिम्फोसाइट लगभग 30 दिन का जीवन काल, लेकिन इसका 5 से 7 दिन का जीवन काल। यहां तक क्लियर। ये कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जबकि ये तरल प्रतिरक्षा प्रदान करती है, यानी हुमोरल प्रतिरक्षा। ये बेटे बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करते हैं एंटीबॉडी के निर्माण के लिए, और बी लिम्फोसाइट सीधा क्या करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। यहां तक क्लियर। और ये जो टी लिम्फोसाइट है बेटे, टी लिम्फोसाइट, तो ये टी लिम्फोसाइट होते हैं निम्न प्रकार। अब इसके मैं तुम्हें प्रकार बताने वाला हूं बेटे, यानी टी लिम्फोसाइट के भी प्रकार हैं। जैसे कभी आपने नाम सुना होगा किलर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, रिप्रेसर टी लिम्फोसाइट और मेमोरी टी लिम्फोसाइट। यानी बेटे ये जो टी लिम्फोसाइट है इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एक तो किलर टी लिम्फोसाइट है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, मेमोरी टी लिम्फोसाइट है और साथ में बेटे सप्रेसर टी लिम्फोसाइट है। तो ये टोटल में कितने प्रकार की बताऊंगा बेटे इसको, यानी 4 टाइप की। तो ये याद रखना, ये जो टी लिम्फोसाइट है ये आगे चलकर कितने प्रकार में डिवाइडेड होगी, 4 प्रकार में। तो आइए देखते हैं बच्चों कि ये कौन कौन से प्रकार इसके होते हैं। तो यहां आप देखिएगा इसका पहला प्रकार है और पहला प्रकार है किलर टी लिम्फोसाइट। याद रखना बेटे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या कहेंगे, टीके, यानी इसको किलर टी लिम्फोसाइट भी कहोगे। अब जैसा नाम से लग रहा है ना, किलर टी लिम्फोसाइट, यानी ये जो लिम्फोसाइट है बेटे, ये जो लिम्फोसाइट है ये रोगाणुओं को सीधे मारने का कार्य करती है, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा, किलर टी लिम्फोसाइट। तो आप देख लें, यह टी लिम्फोसाइट पैथोजन यानी रोगाणुओं को नष्ट करती है। भाई नष्ट करेगी तभी तो किलर कहा अपन ने इसे। तो ये पहला पॉइंट आप याद कर लेना इसका बेटे, यानी किलर टी लिम्फोसाइट का माने यानी ऐसी लिम्फोसाइट जो रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। दूसरा, यह कैंसर युक्त और संक्रमण युक्त कोशिकाओं को भी नष्ट करती है, और यह प्रत्यारोपित अंग और अन्य बाह्य कोशिकाओं को भी नष्ट करती है। या बाह्य कोशिकाओं का माने आप कह सकते हो बेटे रोगाणु, यानी जो रोगाणु हमारे शरीर में आते हैं वो बाहर से आते हैं, तो उन्हें अपन बाह्य कोशिकाएं भी कहते हैं। तो एक बार और ध्यान से समझ लें कि बेटे ये कोशिकाएं किलर टी लिम्फोसाइट, तो इसका सीधा सा मतलब आपको याद रखना है, यानी ऐसी लिम्फोसाइट कोशिका जो रोगाणुओं को सीधे नष्ट करती है, या ऐसी कोशिका जो कैंसर युक्त कोशिकाओं को या बाहर से कोई रोगाणु शरीर में आया है उसे नष्ट करने का कार्य करती है। तो जो नष्ट वर्ड इस्तेमाल करोगे ना बेटे, तो ये आप करना किसके लिए, यानी किलर टी लिम्फोसाइट के लिए। उसके बाद में दूसरे नंबर की जो लिम्फोसाइट आती है बच्चों, वो होगी हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर यानी इसको आप कहोगे सहायक। हेल्पर का माने क्या होता है बेटे, सहायक टी लिम्फोसाइट। इसे टीएस से आप जानेंगे, तो एच का माने क्या होगा, हेल्पर होगा, हेल्पर। तो अब आप यहां देख लें कि ये जो लिम्फोसाइट है बेटे, याद आ रहा है ना एड्स, कि एड्स रोग में जो एड्स का वायरस है, एड्स का जो वायरस है, बताओ कौन सी लिम्फोसाइट को संक्रमित करता है, तो जवाब क्या था वहां पर, टी लिम्फोसाइट को। और टी में भी ऑप्शन आ जाए तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, क्योंकि ये हेल्प करती है। ये किस में हेल्प करती है बेटे, एंटीबॉडी निर्माण में हेल्प करती है। यानी यही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो बी एंटीबॉडी को प्रेरित करेगी, किसके लिए, एंटीबॉडी के निर्माण के लिए। तो आप देख लीजिएगा कि यह बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी निर्माण के लिए
प्रेरित करती है। ये हेल्प है इसकी मेन। यानी क्या हेल्प याद करेंगे बेटे कि जो टी मतलब हेल्पर टी लिम्फोसाइट है तो ये बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है। किसके लिए? एंटीबॉडी के निर्माण के लिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एंटीबॉडी जब तक बी लिम्फोसाइट जब तक एंटीबॉडी नहीं बनाएगी जब तक इसे प्रेरित नहीं किया जाएगा। तो बेटे इसे जो प्रेरित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट के द्वारा इसे प्रेरित किया जाता है। तो पहला फंक्शन यही सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटे। यानी हेल्पर टी लिम्फोसाइट का काम क्या है कि ये बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करती है। दूसरा याद रखना बेटे कि ये क्या करती है? लिम्फोकाइनेज एंजाइम का स्त्रावण करती है जो डब्ल्यूबीसी को प्रभावित स्थल पर इकट्ठा होकर या इकट्ठा होने के लिए प्रेरित करती है। यानी बेटे ध्यान रखना, कहां पर? प्रभावित स्थल पर या संक्रमण स्थल पर, संक्रमण स्थल पर इकट्ठा होने के लिए प्रेरित करती है। मतलब ये हुआ बेटे कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे घर में कोई चोर घुस के आ गया, फिर अपन चिल्लाएंगे भाई चोर चोर, तो हमारे सारे घर वाले वहां पर इकट्ठे होकर चोर को पकड़ लेंगे। तो जब हमारी शरीर में कोई चोर रूपी रोगाणु घुस जाता है तो यही बेटे जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है ये अन्य जो डब्ल्यूबीसी है जैसे मोनोसाइट है या जो है बेटे क्या कहते हैं न्यूट्रोफिल से जो रोगाणु को मार देती है उनको उस संक्रमण स्थल पर आने के लिए प्रेरित करती है ताकि रोगाणु को जल्दी जल्दी नष्ट किया जा सके। तो क्या काम है बेटे इसका कि एक तो लिम्फोकाइनेज का ये स्त्रावण करती है और लिम्फोकाइनेज जो होता है ये डब्ल्यूबीसी को प्रभावित या संक्रमण स्थल पर इकट्ठा होने के लिए प्रेरित करता है ताकि संक्रमण स्थल पर जो रोगाणु आया है ये उसे नष्ट कर सके। उसके बाद में बेटे ये किलर, उसके अलावा टी सेल और बी सेल के विभाजन को भी प्रेरित करती है और जिससे टी सेल और बी सेल के क्लोन बनते हैं। तो इस कारण से इसे कहा जाता है क्लोन सिलेक्शन भी इसको कहा जाता है। तो याद कर लेना, एनसीईआरटी का टॉपिक है बेटे कि क्लोन सिलेक्शन कौन सी टी लिम्फोसाइट जो है मदद करती है। तो उसमें आपके पास में जवाब है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। यानी ये क्या करती है बेटे? बी लिम्फोसाइट को जो है विभाजन के लिए प्रेरित करती है जिससे इनके नए नए क्लोन बनते हैं। तो इसे क्लोन सिलेक्शन भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये दूसरे नंबर की है बेटे हेल्पर। आगे बढ़े अपन, तो हेल्पर के बाद में फिर आता है बेटे तीसरे नंबर की, वो आता है मेमोरी टी लिम्फोसाइट सेल। मेमोरी तो ये एंटीजन विशेष को पहचानने का कार्य करती है और ये टीकाकरण, यानी बेटे टीकाकरण का माने वैक्सीनेशन, टीकाकरण या वैक्सीनेशन में सहायक होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बेटे ये जो टीकाकरण होता है ना टोटल ही मेमोरी के बेस पर होता है। जैसे मान लो अपन के बचपन में बीसीजी का टीका लग गया। अब बीसीजी का टीका बेटे किसके लिए होता है? जो टीबी का रोगाणु होता है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके अगेंस्ट होता है। अब हमारे अंदर बीसीजी का टीका लग गया तो बेटे हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन गई। अब फ्यूचर में कभी कोई वो रोगाणु जो टीबी का रोगाणु है वो अगर बॉडी के अंदर आएगा तो उसे पहचानना भी तो पड़ेगा ना कि जो रोगाणु आया है वो टीबी का आया है या किसी टिटेनस का आया है। तो बेटे उन इंटर करने वाले पैथोजन को पहचानने का अगर कोई काम करती है तो ये काम करती है यानी मेमोरी टी लिम्फोसाइट सेल। क्या नाम बेटे इसका? मेमोरी टी लिम्फोसाइट सेल। तो ये रोगाणु विशेष को पहचानने का कार्य करती है और ये वैक्सीनेशन या टीकाकरण में मदद करती है। इतना आपको इसको याद रखना है। और बेटे अगली वाली नंबर 4 वाली है और ये है सप्रेसर टी लिम्फोसाइट, यानी इसको आप कहोगे दाबक। दाबक यानी इसको बेटे दाबक टी लिम्फोसाइट, दाबक टी लिम्फोसाइट, यानी इसे आप कह सकते हो दाबक। ये वर्ड याद रखना, सप्रेसर यानी दाबक। अब बेटे इसका कार्य लिखा हुआ है कि ये प्रत्यारोपित अंग के विरुद्ध, ये अंग के विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडी के निर्माण को रोकती हैं। ये ध्यान रखो, ये दो व्यक्ति बेटे कि जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति है, इसकी जो किडनी है इसको देनी है अपन को। अब होगा क्या बेटे कि इस व्यक्ति के अंदर इसके विरुद्ध यहाँ पर क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। तो सबसे पहले इस एंटीबॉडी के निर्माण को रोकना पड़ेगा, तब जाकर आप इस किडनी को इस व्यक्ति के अंदर ला सकते हैं।
हैं। तो बेटे ध्यान रखना, ये जो सब प्रेशर टी लिम्फोसाइट है, इसका काम यह है कि जब किसी व्यक्ति को में अपन अंग का प्रत्यारोपण करते हैं तो बेटे उस व्यक्ति में उसके विरुद्ध क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो ये जो सब प्रेशर टी लिम्फोसाइट होती है, ये प्रत्यारोपित जो अंग उस दूसरे व्यक्ति में उस अंग का प्रत्यारोपण करना है, उसके विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडी के निर्माण को रोकेगी, क्योंकि जब तक बेटे ये एंटीबॉडी बनती रहेगी तो इस अंग को इधर नहीं ला सकते। तो पहले याद रखना, जिस व्यक्ति के अंदर भी जो है बेटे अंग प्रत्यारोपण किया जाता है, वहां पर सब प्रेशर ड्रग्स दी जाती है उससे, और उन दवाइयों का काम वही होता है जो यहां पर ये वाली टी लिम्फोसाइट करती है, सब प्रेशर यानी दाबक टी लिम्फोसाइट। तो क्या लिखा हुआ है कि ये प्रत्यारोपित अंग के विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडी के निर्माण को रोकती है। यानी आप देखो कि ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। बेटे मुझे इसकी किडनी जो है ना, ये यहाँ पर इसको इधर ले जाना है, तो जैसे अपन इसकी किडनी को एक से दूसरे व्यक्ति में ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगी, इस अंग के विरुद्ध यहाँ बनेगी एंटीबॉडी। तो बेटे अगर यहाँ पर इसका कोई इलाज नहीं किया गया तो ये एंटीबॉडी यहाँ पर आने वाले जो ये अंग है ना किडनी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो अब पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो प्रत्यारोपित अंग है उसके विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडी के निर्माण को रोकना पड़ेगा। तो यही काम यहां पर करती है, यानी सब प्रेशर टी लिम्फोसाइट, और ये एच और बी लिम्फोसाइट के कार्य का विरोध करती है। यानी जो बी लिम्फोसाइट है बेटे, वो काम क्या करती है, बी लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करना, और इसका काम क्या है, एंटीबॉडी के निर्माण को रोकना। तो ये इसके विरुद्ध कार्य करती है। तो इस तरह से बेटे याद रखना, ये 4 प्रकार की जो है टी लिम्फोसाइट है। एक तो किलर टी लिम्फोसाइट, दूसरी हेल्पर टी लिम्फोसाइट, तीसरी मेमोरी टी लिम्फोसाइट, और चौथी है सप्रेसर टी लिम्फोसाइट। अब इनके एक एक फंक्शन याद कर लेना बेटे। जो किलर है वो रोगाणु को सीधे नष्ट करने का कार्य करती है, जो हेल्पर है वो बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करती है, जो मेमोरी है बेटे ये टीकाकरण के समय एंटीजन या रोगाणु विशेष को पहचानने का कार्य करती है, और जो लास्ट में सप्रेसर है ये प्रत्यारोपित अंग के विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडी के निर्माण को रोकने का कार्य करती है। तो ये था बेटे हमारे पास में, यानी एंटीबॉडी और एंटीबॉडी के बाद में प्रतिरक्षा की उत्पत्ति। तो ये टॉपिक था बेटे। तो यहां तक आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो मोशन मंच की ओर से बेटे आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटे समझ के पढ़े, अच्छा पढ़े, ध्यान से पढ़े, है ना, और साथ में स्वस्थ रहे। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।